हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने सबसे पहले हिंदी व्याकरण में वर्ण प्रकरण पे चर्चा की, फिर हमने शब्द विचार देखा और आज हमारा टॉपिक है या प्रकरण है वाक्य विचार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके ऑलमोस्ट एग्जाम्स में वाक्य से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलते हैं, चाहे वो सिंपल पूछा गया हो सरल संयुक्त और मिश्रित वाक्य से, या फिर आपके वाक्य शोधन यानी कि वाक्य में अशुद्धि कहाँ है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज हम लोग वाक्य रचना स्टार्ट करेंगे और इसको पूरी तरह से देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले तो वाक्य, जिसे अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं, है क्या? तो वाक्य जो है वो शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका कि कोई अपेक्षित अर्थ हो, वो वाक्य कहलाता है। ठीक, सबसे पहले हम भाषा के अंग में बात करें तो भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण जो है वो मूल इकाई है या सबसे छोटी इकाई है, शब्द जो है वो मध्यवर्ती इकाई है और वाक्य हमारी भाषा की उच्चतम इकाई या सार्थक इकाई है। अगर हम भाव के आधार पर बात करें तो वाक्य जो है वो भाषा की सार्थक इकाई है, अर्थात हम अपना जो कम्युनिकेशन करते हैं यानी कि जो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं या दूसरों की बात खुद समझते हैं, उसके लिए वाक्य ही एकमात्र जरिया है। ठीक, वाक्य ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो वाक्य जो है वो सार्थक व्यवस्थित समूह है जिसका कि कोई उचित अर्थ हो। अब जैसे हम इसके लिए कि वाक्य बनता कैसे है, कुछ तत्व वाक्य के जान लेना जरूरी है। देखें, वाक्य में कुछ अनिवार्य तत्वों का होना आवश्यक होता है, जैसे कि सार्थकता। सार्थकता यानी कि हर वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है, यानी कि इसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम कहें सीता खा रही है, क्या खा रही है? तो वो रोटी खा रही है, अगर बोलेंगे तो वाक्य ज्यादा उचित लगेगा, यानी कि वाक्य का कोई एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। इसके बाद है योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार अर्थ प्रकट करने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं उसके अनुसार उसमें योग्यता भी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, चाय खाई। तो चाय आपको पता है कि खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है, यानी कि इसमें थोड़ा सा दोष है, योग्यता होनी चाहिए वाक्य में। आकांक्षा, आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, यानी कि वाक्य ऐसा अगर बोला जाए कि पत्र लिखता है तो आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होगी जानने की कि पत्र कौन लिखता है, तो यही आ जाती है आपके यहाँ आकांक्षा। अब आप सोचेंगे कि ये सब चीजों का क्या मतलब है, तो आपसे एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न बना सकता है, आपसे पूछ सकता है कि वाक्य के अंतर्गत आकांक्षा शब्द से आप क्या समझते हैं, या आकांक्षा का वाक्य में क्या अर्थ है या इसका क्या प्रयोग है। तो वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, उसमें किसी ऐसे शब्द का की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में अधूरापन लगे, यानी कि वाक्य को कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से या बोलने से फिर इच्छा जागृत होती है कि क्या कहना चाहते हैं पूरी तरह से। तो पत्र लिखता है तो आपके अंदर एक प्रश्न उठकर आएगा कि कौन लिखता है, तो यही क्या है, आकांक्षा, यानी कि इच्छा जानने की कि आखिर कहा क्या जा रहा है पूरी तरह से। इसके बाद देखें निकटता। तो ये लिखने में या बोलने में दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होना चाहिए? एक प्रवाह होना चाहिए आपकी भाषा में, आपके वाक्य में या आपके लेखन में। ठीक है, आप किसी चीज को अगर रुक रुक के बोलते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं तो वो अच्छा जो है वो माना नहीं जाता, बल्कि इसमें एक प्रवाह, एक लिखावट में भी जो है वो अक्षरों का क्रम, पद क्रम सही होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं पद क्रम पे। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि वाक्य में पद क्रम से आप क्या समझते हैं। तो पद, एक शब्द आया आपके सामने पद, पद यानी कि शब्द। शब्द वर्णों के व्यवस्थित क्रम से बनता है जिसका कोई अर्थ होता है,
और जब इसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं लिंग वचन कारक काल के अनुसार, तो वो एक पद बन जाता है। और यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा पद क्रम, यानी कि वाक्य में पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यहाँ देखें एक उदाहरण लिखा है, रोटी सीता खाती है। तो हमारे वाक्य में पद का क्रम कैसा होता है? सबसे पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है और फिर क्रिया होती है। जैसे सीता, तो सीता क्या है? कर्ता है, और सीता रोटी खाती है, रोटी जो है वो कर्म है और खाना जो है वो क्रिया है। अभी हम इसे भी आगे चर्चा करेंगे वाक्य के अंग में। और सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वाक्य का वो होता है अन्वय। अन्वय आपसे सिंपली भी पूछा जा चुका है पहले भी कि अन्वय का क्या अर्थ होता है। तो अन्वय का अर्थ मेल होता है। किसका मेल होना चाहिए? अन्वय का अर्थ मेल। वाक्य में लिंग वचन पुरुष काल कारक के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध यानी कि तालमेल बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें ये दोनों ही उदाहरण आ जाएंगे। जैसे अभी आपने ये चाय खाई, तो यानी कि चाय के साथ इसका लिंक जो दिया है, क्रिया जो दी है वो गलत दी है। चाय के साथ क्या है? चाय पी। और यहाँ पे सीता रोटी सीता खाती है, इसका पदक्रम जो है इसका भी मेल सही नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो अन्विति है, वाक्य में जो पदक्रम का मेल है, ये उचित नहीं। तो आप अनिवार्य तत्वों में से पूछ सकता है कि वाक्य के अनिवार्य तत्वों में से क्या शामिल नहीं होता है। तो जो अनिवार्य तत्व है वो सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय इत्यादि हैं। अब इनमें से आपको 4 ऑप्शन देगा और एक अलग दे देगा, तो पूछेगा कि क्या सॉरी, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है इस समय, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो क्या अन्वय में नहीं आता है, अनिवार्य तत्व में क्या नहीं आता है? तो 3 ऑप्शन इनमें से देगा और एक कोई और दे देगा, तो वो उसके तत्वों में से नहीं होंगे। आगे देखते हैं। वाक्य के अनिवार्य तथ्यों को जान लेने के बाद अब हम देखेंगे कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि क्या होते हैं? तो उद्देश्य और विधेय। ये भी आपका प्रश्न बनता है एग्जाम में कि वाक्य के कितने अंग हैं। ठीक, तो 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य को चाहे आप कर्ता के रूप में याद रखें या अंग्रेजी में सब्जेक्ट के रूप में याद रखें, और विधेय को आप प्रेडिकेट के रूप में याद रखें या वाक्य का विस्तार, जिसमें सारी चीजें आ जाती हैं अन्य। जैसे कि राम जाता है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? राम है। जबकि उद्देश्य शब्द को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा ये लगेगा, जब तक आप नहीं जानते होंगे कि उद्देश्य जो है वही करता है, तब तक आपको ये लगेगा कि राम जाता है, या हम लिख देते राम बाजार जाता है, तो राम का उद्देश्य क्या है? कि वो बाजार जा रहा है। तो ज्यादातर बच्चों को यही लगेगा। फिलहाल अभी ये सब चीजें जानने लगे हैं सभी लोग, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये आपके लिए समझना। तो अगर राम जाता है, किसी को अगर ना पता हो कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, तो वो यही कहेगा कि राम का उद्देश्य है बाजार जाना। तो जो बाजार जाना है वो उद्देश्य हो गया और राम विधेय हो गया। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से समझ लें। और आप किसी भी सब्जेक्ट को कोरिलेट करके अगर पढ़ते हैं तो वो आपके लिए और इजी हो जाता है। मेरा मानना यही है कि जिन चीजों की भी हिंदी से हम इंग्लिश को जान सकते हैं तो हमें जानना चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स या विषय जो हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करते हैं। तो आप अगर कोरिलेशन की थ्योरी पे वर्क करेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। तो उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता क्या है? क्रिया को करने वाला, वही कर्ता कहलाता है। ठीक, तो राम जाता है, तो राम हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और जाना, जाता है, क्रिया जो है वो हमारी विधेय। विधेय के अंतर्गत हमारे वाक्य का विस्तार आता है। जो कुछ भी चीजें उद्देश्य के बाद बचती है वो सारी विधेय में आ जाती है। तो वाक्य का विस्तार जो है वो विधेय के अंतर्गत आता है। अब ये विधेय हो गया, ये उद्देश्य हो गया, तो ये हो गए वाक्य के अंग। अब हम विधेय का जितना भी विस्तार करना चाहें वो कर सकते हैं कि राम
जाता है, राम बाजार जाता है, राम फल लेने के लिए बाजार जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे वाक्य के अंग के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वाक्य के भेद। वाक्य के अंग के बाद सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण भाग जो है वाक्य में पढ़ने के लिए, वो है वाक्य के भेद। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं और बहुत सारे बनते हैं। सबसे पहला तो यही बनता है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, या वाक्य को किन आधारों पे या कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वाक्य के जो दो विभेद किए गए हैं, सबसे पहला है आपका रचना या स्वरूप की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य आप देख रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से बनते हैं। चाहे आपसे वो वाक्य पहचानने के लिए दे दे, जैसे कि आप सरल वाक्य को पहचाने, संयुक्त को पहचाने या मिश्रित को पहचाने, और या तो फिर आपको वो कभी कभी कह देता है कि इसका संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे आप इस वाक्य को, या संयुक्त को मिश्रित में आप कैसे बदलेंगे, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझ लें कि वाक्य के भेद या वर्गीकरण के दो आधार हैं। सबसे पहला रचना या स्वरूप की दृष्टि से है, और दूसरा है आपका अर्थ की दृष्टि से। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। तो रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य, जिसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद संयुक्त वाक्य, जिसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। और तीसरा है मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिन्हें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अर्थ की दृष्टि से आपसे पूछेगा कि वाक्य के कितने प्रकार या भेद हैं। तो 8 भेद होते हैं। इसको आपको संख्या याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी संख्या देता है कि 8 होते हैं कि 7 होते हैं कि 5 होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से आपके वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला देखें, विधिवाचक या विधानवाचक, या इसी को स्वीकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है निषेधात्मक या नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आज्ञावाचक या आज्ञासूचक या आज्ञार्थक वाक्य, जिसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। चौथा है प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक वाक्य, जिसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। पांचवा है इच्छा सूचक या इच्छावाचक या इच्छार्थी वाक्य, जिसे इलेटिव सेंटेंस कहा जाता है। संदेहवाचक या संभाव्य, जिसको सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट या जो डाउटफुल चीजें क्रिएट करते हैं वो सेंटेंस कहे जाते हैं। 7th नंबर है आपका विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य, जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। और 8वां आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है संकेतवाची या संकेतवाचक, या जिसे शर्तवाची, और अगर आप इसको अंग्रेजी में तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में इसके गलत होने की संभावना कम हो जाती है। इसकी अंग्रेजी होती है कंडीशनल सेंटेंस, यहाँ यानी कि जहां पर एक वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर करे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो जो रचना के आधार पर हमारे 3 भेद हैं वाक्य के, सरल, संयुक्त और मिश्रित, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक होगा। आपका वाक्य जो है इसको हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपको सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।